हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और फिर उसके बाद समझेंगे कि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की बिना पर इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग किस तरह होती है। अब ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। मेरी कोशिश ये होगी कि लेक्चर को मैं छोटा रखूं। लेक्चर को छोटा इसलिए रख रहा हूं कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि लेक्चर को छोटा रखें। शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लंबा लेक्चर देखते ही ना परेशान हो जाते हैं, कहते हैं नहीं यार यहाँ से लेक्चर नहीं लेना, अब हम कहीं और लेते हैं। लेकिन आप यकीन करो, अगर आप एक बार लेक्चर मेरा ले लोगे ना, तो मुझसे पढ़ लोगे ईमानदारी के साथ, तो फिर आपको कभी भी किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी यही कोशिश होती है कि कोई बच्चा मेरा कोई भी लेक्चर सुन रहा है, चाहे वो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आया है, तो वो एक बार इस तरह लेक्चर मेरा सुने और उसको इतना जबरदस्त तरीके से मैं समझा पाऊं कि वो सिर्फ खुद उसको याद नहीं हो बल्कि वो आगे भी लोगों को पढ़ाए। तो मेरी कोशिश सिर्फ यही होती है कि आपको हर तरह से टॉपिक को ना, कहीं से भी टॉपिक का हर हर हिस्सा आप लोगों को ना बेहतरीन करके पढ़ाऊं, ताकि सिर्फ आप अपना फायदा ना करें बल्कि दूसरों को भी पढ़ाने के काबिल हो और उनका भी फायदा कर सके। बहरहाल ये मैंने काफी तमीद बांध ली, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपने ईमानदारी से लेक्चर को सुनना है और ना फिर इसको याद करना है। याद क्यों करना है? क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सारा कुछ याद करना है जो कुछ इसके अंदर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लेकिन आपने इसके लिए फिर भी परेशान नहीं होना हरगिज, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा इतना जबरदस्त कि जब आप मेरी वीडियो देखने के बाद इसको याद करना शुरू करेंगे तो आप फौरन याद कर लेंगे, इसको कोई मुश्किल नहीं होगी। हमारी सारी जो कहानी है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट की, वो छुपी हुई है इस डायग्राम के अंदर। अब यही डायग्राम अगर हम समझ लेते हैं ना, तो फिर हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जितनी भी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है इसको याद करने में तो कोई परेशानी नहीं, हरगिज नहीं होने वाली। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर गौर करेंगे, जो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह, इसको ये रिप्रेजेंट हो रही है हमारी अर्थ। इस डायग्राम के ऊपर ना अर्थ ने ये इस तरह रिप्रेजेंट की हुई है। अच्छा, ये जो ऊपर रोशनी फेंक रहा है ये कौन है? ये है सन। बचपन से जब से हमने आंख खोली है ना, हमने यही देखा कि सूरज जो है ना अपनी रेडिएशंस यानी कि अपनी रोशनी जो है ना जमीन पर फेंक रहा होता है। ठीक है, बचपन से देखते आ रहे हैं, कुछ नई बात नहीं है। और यहाँ पर आप गौर करें कि यहाँ पर ना इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो कि इन्वायरमेंट में ना ऊपर एटमोसफेयर में आप इस तरह कह सकते हैं। एटमोसफेयर के अंदर ना ये एम ही घूमता फिर रहा है। अब एम ही घूम नहीं रहा, ये इसका बड़ा नुकसान हो रहे हैं, अभी समझेंगे। ये है, इसने रिप्रेजेंट किया है वाटर वेपर्स को। ये वो मॉइस्चर है कि जब मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 और 2 में भी इस चैप्टर के, कि मॉइस्चर बनता किस तरह है, वाटर वेपर्स बनते किस तरह है जब सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है। और खास तौर पर जमीन के ऊपर जो पानी होता है, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, तो वो पानी ना इवेपोरेट करना शुरू हो जाता है ऊपर की तरफ। तो यही जो ऊपर जाता है, जमीन से ऊपर जाता है ना, तो ये वाटर वेपर्स स्पेस में जाके या फिर एटमोसफेयर में जाके एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। एक यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इसको ये CH4। CH4 क्या होता है? ये होती है मिथेन गैस। और मिथेन गैस के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करके आ चुका हूँ कि ये गैस के सोर्सेस कहाँ हैं। आज भी डिस्कस करेंगे ये गैस कहाँ से बनती है, तो परेशान नहीं होने की बात नहीं है। अभी तक हमने जमीन देख ली, सूरज देख लिया, और ये जो गैसेज हैं इनको हमने देख लिया कि ये हवा के अंदर ना सस्पेंडेड है। ठीक है, हवा के अंदर ये सस्पेंडेड है, ये तीनों तीनों गैसेस हवा के अंदर सस्पेंड। इस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि हवा के अंदर ही ना एक्युमुलेट हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, जमा हो रही हैं, इस तरह बोल सकते हो आप। अब नेक्स्ट प्रोसेस समझो। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि सूरज के ऊपर से ना रेडिएशन जो है ना वो जमीन पर आ रही है। सूरज पर से रेडिएशन जमीन पर आ रही है। ये भी समझ आ गई बात? एक सेकंड। ठीक है, नजर आ ही रहा है आपको, मेरे ड्रॉ करने का जरूरत भी नहीं है। अब सूरज कब निकलता है, दिन में या रात में? आपका जवाब होगा सूरज निकलता है दिन के अंदर। अब दिन के टाइम सूरज ये करता है कि अपनी रोशनी को ना जमीन के ऊपर फेंकता है, अपनी रेडिएशन को जमीन पर फेंकता है। अब रात के टाइम भी तो कुछ होना होता है ना। तो रात के टाइम का प्रोसेस ये होता है कि जो हमारी प्यारी जमीन है, ये उसी हीट को जो कि दिन के टाइम सूरज ने जमीन पर फेंकी थी, उसी हीट को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। उसी हीट को वापस स्पेस के अंदर भेज रही है। हो गई बात, समझ आ गई है? दिन के टाइम सूरज अपनी रेडिएशन जमीन पर फेंक रहा है और रात के टाइम उन्हीं रेडिएशंस को हमारी जमीन वापस स्पेस के अंदर फेंक रही है। इट्स मींस कि यहाँ पर दोबारा से प्रोसेस हो रहा है रिफ्लेक्शन का। ऊपर से लाइट आई, जहां पर टकराई, और रात के टाइम जो है ना वापस ये ऊपर को चली गई। ये प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन का। तो ये प्रोसेस भी आपको समझ आ गया होगा कि हमारी जमीन किस तरह बिहेव करती है हीट के साथ। अब चलते हैं अगली बात पर। अब अगली बात हमारी अब ये है कि आप देखो, हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर और इससे पहले इसी चैप्टर के अंदर जो जो लेक्चर्स पढ़े हैं, वहां पर हमने एक बात अच्छे से समझ ली थी कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न होते हैं उसके अंदर से गैसेस निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, और हमारे पास बनती है मिथेन गैस। ठीक है, साथ में वाटर वेपर्स तो खुद ही बनते हैं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है इवेपोरेशन होने का।
जब ये चीजें हमारी हमारी पोल्यूशन कॉज करने की वजह से इस तरह के पोल्यूटेंट्स जब बनते हैं ना जमीन पर, तो वो क्या होते हैं, वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। जब वो गैसियस फॉर्म में होंगे, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, वो गैस होते हैं। जब वो गैस की फॉर्म में होंगे तो वो जमीन के ऊपर बैठ नहीं जाएंगे जिस तरह पानी या फिर सॉलिड बैठता है, इस तरह नहीं बैठेंगे। बल्कि वो गैस है ना, उनको हवा उड़ा उड़ा के ना ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो हवा इन तमाम पोल्यूटेंट्स को ना ऊपर ले जाती है। अब जब ये ऊपर जाते हैं ना, तो ये वहां पर जाके ना एक शील्ड सी बना लेते हैं, एक ना झुमकट्टा सा बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि एक दीवार सी बना लेते हैं। अब वो दीवार जो है ना, वो क्या करती है, वो ये काम करती है कि जब जमीन, सूरज की हीट जमीन पर आ रही है ना, और जमीन ने रात के टाइम उसको रिफ्लेक्ट करना है, तो ये दीवार जो है ना, जमीन ने जो रेडिएशन फेंकी है ना ऊपर की तरफ, उनको आउटर स्पेस में जाने ही नहीं देती, आउटर स्पेस में जाने ही नहीं देती। और इसको बीच में ही करके ना, जमीन के एनवायरनमेंट के अंदर ही कहीं पे करके इनको रोक लेती है। जब जमीन ने हीट रिफ्लेक्ट करनी थी और इन गैसेस ने उसको स्पेस में जाने ही नहीं दिया और बीच में एनवायरनमेंट के अंदर ही रोक लिया, तो क्या ख्याल है क्या होगा? तो ये जो हीट जमीन ने फेंकनी है ना, वो जमीन के अंदर ही रह जाएगी। इस तरह हमारे पास हीट जो है ना, वो जमीन के ऊपर ही ट्रैप हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। हीट दोबारा स्पेस में जाने की बजाय जमीन के ऊपर ही रह गई, और इसको रोका किसने? ये जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स हैं, इन्होंने इसको रोक लिया ऊपर जाने से। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, आपके जहन में ना एक सवाल तो बिल्कुल आया होगा कि यार देखो, अगर ये शील्ड पहले से ही, पोल्यूटेंट्स की शील्ड पहले से ही बनी हुई है सूरज और जमीन के दरमियान में, तो सूरज की रोशनी जमीन तक किस तरह पहुंच रही है? तो सूरज की रोशनी को भी रोक ले, ये पोल्यूटेंट्स जो हैं, ये पोल्यूटेंट्स सूरज की रोशनी को भी रोक ले, या सूरज की हीट को भी रोक ले जमीन पे आने से। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? आया जहन में सवाल के नहीं आया? आया होगा, जरूर आया होगा। जब मैं पढ़ता था मेरे जहन में सवाल ये जरूर आता था। अब इसका जवाब सुनो। मैंने बात की थी ना कि सूरज की रेडिएशंस जो है ना, वो जमीन पर आ रही हैं, तो ये जो दीवार है पोल्यूटेंट्स की, ये इसको रोक ही नहीं पा रही है। वो इसलिए हो रहा है कि सूरज जो है ना, फुल शिद्दत के साथ, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी रेडिएशंस को जमीन के ऊपर फेंक रहा है। तो ये इस जो पोल्यूटेंट्स की जो शील्ड है ना, इसको चीर पार करते हुए, इसको तोड़ते हुए ये जमीन पर इसकी हीट पहुंच पा रही है। अब जमीन हमारी ने क्या किया, सूरज की हीट जो है ना, सारी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जमीन, बल्कि सूरज की हीट को एब्जॉर्ब कर दिया हमारी जमीन। जिस तरह हम, हमारी फसलें पकती हैं, हम एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए, हम बहुत फायदे उठा लेते हैं इस हीट एनर्जी से जो सूरज से हमें मिल रही है। अब ना जमीन ने जो रेडिएशन वापस फेंकनी थी ना, जमीन ने जो हीट वापस स्पेस के अंदर फेंकनी थी, उसकी जो शिद्दत है वो अब कम है। सूरज ने जो रोशनी फेंकी है उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जो शील्ड थी ना पोल्यूटेंट्स की, इसको तोड़ दिया उस रोशनी ने। लेकिन जब इसने, जमीन ने वापस उस हीट को वापस स्पेस में फेंकना है ना, तो जमीन ने जो हीट फेंकनी है स्पेस में, उसकी शिद्दत बहुत कम है। जिसकी बिना पर जैसे ही ये शील्ड के पास, पोल्यूटेंट्स की शील्ड के पास पहुंचेगी ये, तो पोल्यूटेंट्स जो है ना, इसको ट्रैप कर लेंगे और इसको ऊपर जाने ही नहीं देंगे। ये मैथमेटिकली ना, आप इसका मैथमेटिकली नहीं, बल्कि आप इसको इस तरह कहें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ना एक बहुत प्यारा रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। बात समझने की कोशिश करनी है। जब सूरज हम तक रोशनी फेंक रहा है ना, सूरज हम तक हीट की रेडिएशन फेंक रहा है जमीन के ऊपर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ना बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन जब अर्थ ने, जमीन ने उस हीट को अब्सॉर्ब करने के बाद बची कुची हीट को दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करना है, दोबारा स्पेस में फेंकना है, तो फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बहुत कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि जमीन जो है ना, वो हीट का सोर्स नहीं है। जमीन के बाद जो हीट आई, जमीन ने उसको अपने इस्तेमाल की हद तक रखी, और जो रिमेनिंग हीट थी ना, उसको वापस फेंकना जमीन ने। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बहुत कम हो गई, उसकी शिद्दत बहुत कम हो गई उस हीट की। इसलिए ना हम कहते हैं कि जब उसकी फ्रीक्वेंसी, जो कि जमीन ने हीट फेंकनी है स्पेस में, उसकी फ्रीक्वेंसी जब कम हो जाएगी, तो उसकी वेवलेंथ जो है ना, वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो हम इसको इनवर्स रिलेशन का मतलब यही है कि एक चीज बढ़ी और एक चीज कम हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सूरज हाई फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी हीट एनर्जी जमीन पे फेंक रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और उसकी जो वेवलेंथ है ना, वो शॉर्टर है। इसी के मुकाबले में ये केस था सन का। इसी के मुकाबले में मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, तो वो इस तरह एच करके बनता है, तो मैंने वो बनाया, बस परेशान नहीं होना। अगर मैं यहाँ पर केस डिस्कस करता हूँ अर्थ का, तो अर्थ क्या करती है, अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बहुत कम है। यानी कि अर्थ ने जो रेडिएशन फेंकनी है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इनवर्स रिलेशन हमसे ये कहता है जब ये चीज कम होगी ना, तो फिर ये चीज जो है ना, वो इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए हम कहते हैं
कि जो सूरज हम पे वेवलेंथ फेंकता है ना, सूरज हम पर जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फेंकता है उसकी वेवलेंथ बहुत लो होती है। वेवलेंथ लो होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और जब जमीन उसी रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ना बहुत कम होगी और वेवलेंथ उसकी हाई होगी, तो हम कहेंगे कि वो लॉन्गर वेवलेंथ है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो बुक का जो पैराग्राफ लिखा है ना वो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सूरज जो हीट हम तक फेंक रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम, और जो जमीन उस हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी, और इसकी बिना पर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, शिद्दत कम है ना, फ्रीक्वेंसी कम है, तो फिर वेवलेंथ ज्यादा। और सूरज के केस में बात कर लो, सूरज के केस में रोशनी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, हीट की शिद्दत बहुत ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और इसकी जो वेव लेंथ होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर आप लफ्ज पढ़ोगे शॉर्टर वेवलेंथ का और लॉन्गर वेवलेंथ का। तो अब मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रिलेशन अगर आपने समझ लिया ना तो फिर आपको ये पढ़ने में परेशानी नहीं होगी किसी भी किस्म की। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट का सारा प्रोसेस। तो आपने ये सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, बल्कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। अभी आगे भी है, आगे चलते हैं। आगे बस ये बताया था कि जो पोल्यूटेंट्स है ना, जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड जिन्होंने जाके अपना एक्युमुलेशन कर ली थी स्पेस में जाके, जो कि हीट को ट्रैप कर रहे हैं, जमीन से फेंकी गई जो हीट है ना स्पेस में जानी थी उसको ट्रैप कर रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जहां पर ज्यादा होगी ना तो वहां, और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस की जैसे कि वाटर वेपर्स हो गए हैं और मिथेन गैस हो गई है, तो वहां पर जो है ना थर्मल रेडिएशन जो है ना ज्यादा हो जाएंगी और उस एरिया में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी ना ज्यादा हो जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या है? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारी जो पूरी जमीन है ना वो वार्म हो रही है, गर्म हो रही है। अब जमीन गर्म होने का नुकसान क्या है? ये जो एक्सट्रीम समर हम देख रहे हैं ना ये इसी की बिना पर हो रहा है। तो और प्रोसेस सारे पढ़ते हैं हम सारे, सॉरी प्रोसेस कह रहा हूँ कि इफेक्ट्स जो हैं इसके, कि इसके क्या क्या जो असरात हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि ग्लोबल वार्मिंग हमें किस तरह हमारी जमीन को और जमीन पर रहने वाली जितनी भी लाइफ है उसको किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। ओके, यहाँ पर देखो ये डायग्राम मैंने जो बातें की थी ना, सब इस डायग्राम जो, और ये जो दो तीन लाइंस लिखी हुई है ना, दो पैराग्राफ्स लिखे हैं छोटे छोटे, ये सब मेरे जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसको समराइज कर रहे हैं। वो कैसे? देखो ये जो है ना, जो इसने रेड रेड सा बनाया हुआ है यहाँ पर सर्कल सा, पिंक का रेड है, पता नहीं क्या है ये, पिंक सा जो भी कह लो आप, ये बनाया हुआ है, कहता है कि ये ना ये पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत खतरनाक किस्म के पोल्यूटेंट्स, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही बने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बना है फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से, मिथेन गैस इस तरह बनी है, तो इंसान की ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही ये पोल्यूटेंट्स इकट्ठे हुए हैं, और ये हमारी जमीन का जो एटमोसफेयर है ना उसमें जाकर ये एक्युमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए। तो जब सूरज की रोशनी जमीन पर आएगी ना तो जमीन क्या करेगी? जमीन ये करेगी कि उसकी काफी सारी हीट ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, जो कि जमीन पर नेचुरल प्रोसेसेस है, फसलें पकना, हीट एनर्जी से बहुत काम ले सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और प्लांट्स का ग्रो होना, और बहुत कुछ हम कह सकते हैं। तो अपनी जरूरत के मुताबिक जमीन हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, और रात के टाइम जब उसने वापस भेजनी थी ना हीट, तो भाई ये जो गैसेज है ना, हार्मफुल गैसेज, वो रास्ते में ही उसको ट्रैप कर लेंगी। जब रास्ते में उसको ट्रैप कर लेंगी तो फिर ये ऊपर जा नहीं पाएगी, तो जो हीट है ना वो सारी ना जमीन के एनवायरनमेंट के अंदर ही रह जाएगी, इसलिए हमारी जमीन जो है ना गर्म हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ये बात, अब मेरा ख्याल है बात ठीक हो गई होगी। और ये जमीन से वापस पूरी की पूरी क्यों चीड़ पार करके ऊपर नहीं जा रही है? वो इसलिए नहीं जा रही है कि अभी मैंने डिस्कशन पहले की थी कि हमारे पास जो भेजी गई रेडिएशंस होती है ना, वापस जाने वाली जो रेडिएशंस होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी बिना पर उनमें इतनी ताकत ही नहीं रहती कि वो इस शील्ड को, जो पोल्यूटेंट्स की शील्ड है, इसको तोड़ें और बाहर चले जाएं। लेकिन जो सन भाई से लाइट आती है ना, सारी हमारी रेडिएशन आती हैं वो बहुत शिद्दत की होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इसलिए वो हमारी ये जो शील्ड होती है पोल्यूटेंट्स की, इसको तोड़ देती है और तोड़ के जमीन तक पहुंच जाती है। तो ये कुछ प्रोसेस था, मैंने फिर रिपीट कर दिया अगर अभी भी समझ नहीं आया तो। यहाँ पर लिखे हुए सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना ये कहाँ कहाँ से बनती हैं, तो मैंने बार बार रिपीट किया बात कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं ना उससे ग्रीन हाउस की जो गैसेज हैं वो बनती हैं। आप सारा पढ़ सकते हो उसको, पहले भी डिस्कशन काफी हो गई है। और वो एक बात और कह रहा है, बल्कि पढ़ लेते हैं, इस काम करते हैं, कुछ नई बातें होंगी तो डिस्कस भी कर लेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ कोयला, तेल और नेचुरल गैस, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के। फॉसिल फ्यूल से निकले गए जितने भी ये चीजें हैं ना, इसको जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, कहाँ पर? अपनी गाड़ियों में बर्न करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर बर्न करते हैं, अपने घर के चूल्हों के अंदर गैस को बर्न करते हैं, तो ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होने से ना निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और साथ साथ अदर गैसेस और कुछ और गैसेस भी निकलती हैं, जैसे कि मीथेन भी निकलती है। और वो कहाँ जाती है? वो जाती है हमारे एटमोसफेयर के अंदर। और एटमोसफेयर को, अच्छा एटमोसफेयर में वो कह रहा है कि ये पिछले 300 सालों के अंदर अंदर ना
ये इसकी जो गैसेस की कंसंट्रेशन है ना बहुत ज्यादा हो गई। अब 300 सालों के अंदर क्यों हुई है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे पास नेचुरल सोर्सेज जैसे कि ऑयल, गैस और कोयला, ये चीजें डिस्कवर होना शुरू हो गई थी। जैसे ही ये चीजें डिस्कवर की हैं इंसानों ने, जमीन के नीचे से निकाला है इनको, पहाड़ों में से निकाला है इनको, तो फिर ये हुआ ये है कि वहां पर ना उसको बर्न करना शुरू कर दिया इंसानों ने। इंडस्ट्रियां लगाई हैं, इंडस्ट्रियों में इन चीजों को जलाया एनर्जी सोर्स के लिए, जिसकी वजह से ना पोल्यूशन होना शुरू हो गई। तो लास्ट 300 ईयर्स में ना इन गैसेस की जो तादाद है ना वो इंक्रीज होती जा रही है। अब वो कहता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही है ना फॉसिल फ्यूल से, जो कि हार्मफुल पोल्यूटेंट है, तो परेशान होने की बात नहीं है। हमारे प्लांट्स जो हैं, हमारे पेड़ पौधे जो हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो काम क्या कर रहे हैं कि वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है कि जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए ना प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो कि एज अ पोल्यूटेंट है इंसानों के लिए, तो वो प्लांट्स उन्हीं को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए नहीं हम कहते रहते बार बार के दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ, तो दरख्त यही काम करें, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैसेज है ना उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहता है कि ना इंसान बड़ा जालिम है और इंसान ने जो है ना दरख्त काटने शुरू कर दिए हैं। तो दरख्त दरख्त काटने की वजह से ना हुआ ये है कि ना जो कार्बन डाइऑक्साइड दरख्तों ने अब्जॉर्ब करनी थी ना अपने अंदर, तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, बल्कि इन्वायरमेंट के अंदर ही रह जा रही है, जिसकी बिना पर ना हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस है ना ये और इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। तो मैंने बात की थी फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस और अदर गैसेस बन रही हैं, जो कि एज अ पोल्यूटेंट के तौर पे काम कर रही है। लेकिन उनमें से हाफ, आधी कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसी है जो कि प्लांट अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो बाकी रह गई आधी, और जो आधी रह गई है वो चली गई है हमारे आउटर एटमोस्फेयर के अंदर, और वो एक शील्ड बना रही है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस एक्मुलेट हो रही है एटमोस्फेयर के अंदर, जो कि हमारी हीट को ट्रैप करके रख रही है अंदर ही अंदर। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब एक और गैस हमने पढ़ी थी CH4 मीथेन। अब ये मीथेन गैस कैसे बनती है पढ़ लेते हैं। मीथेन गैस कहता है कि इज एन अदर ग्रीन हाउस गैस विच कॉजेज एडवर्स इफेक्ट, जो कि बुरा असर पड़ता है। ठीक है। बुरा असर क्यों पड़ता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, और ये फिर वही ग्रीन हाउस इफेक्ट करना शुरू कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके मिलके। अब इसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, CH4 एज अ पोल्यूटेंट के तौर पे जो काम कर रही है एटमोस्फेयर के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, ये कहाँ से आ रही है, तो वो इस तरह आ रही है कि डिकेइंग ऑफ अ वेजिटेशन मैटर, यानी कि हमारी सब्जियां गलना सड़ने की प्रोसेस से निकल रही है ये। डाइजेशन इन एनिमल्स एंड इंक्रीज फार्मिंग ऑफ द राइस फीड। अच्छा, बड़े मजे की बात है, डाइजेशन ऑफ एनिमल्स का बारे में, वेजिटेशन के बारे में मैं आपको पहले से पढ़ा के आ चुका हूँ। ये नई बात यहाँ पर आ गई है, इंक्रीज फार्मिंग ऑफ द राइस फील्ड। ये जो हम उगाते हैं ना चावल की फसल, तो चावल की फसल को ना इस तरह उगाते हैं कि हमने फसल लगा दी चावलों की, और उसको ना पानी के अंदर डुबो दिया। इतना पानी चाहिए होता है चावल को कि पूरी फसल को हम पानी के अंदर ना डुबो देते हैं। तो कहता है कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं ना, तो इस प्रोसेस के दौरान भी हमारे पास मीथेन गैस निकल के आती है। हाँ जी, है ना मजे की बात। तो ये सारे कुछ सोर्सेज हैं मीथेन गैस के, जो कि एक्ट कर रहे हैं एज अ पोल्यूटेंट और हमारे एनवायरमेंट को कर रहे हैं आलूदा। अब वही बात हम कर रहे थे कि जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड 50% जो है ना, 50% यानी कि आधी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि पोल्यूटेंट थी, जो कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से मिली थी, तो 50% जो है ना वो प्लांट्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हमें परेशान होने की बात नहीं है। रिमेनिंग 50% जो है ना वो क्या करेगी, वो हवा में जाके अकुमुलेट होगी और जाके वो एक शील्ड बना लेगी, यानी कि एक, आप कह लें कि इस तरह की ना एक बना लेगा, रास्ता सा बना लेगा, जो कि ना सूरज, जो जमीन की जो हीट है ना, जो जमीन ने बाहर निकालनी थी, उसको बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है। एक शील्ड कह लें आप इसको, या फिर आप गैसेस का झुमघट्टा कह लें, या फिर आप क्लस्टर ऑफ गैसेस कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो हीट ट्रैप करने का एक जरिया बन जाएगा यहाँ पर ये। सो यहाँ पर नाम दिया हुआ है थिक डेंस लेयर, मोटी और हाई डेंसिटी वाली लेयर। जब ज्यादा सारी गैसेस एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, तो वहां पर ना डेंसिटी ना उस गैस की, उन गैसेस की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो फिर उसकी जो लेयर है ना वो मोटी बन जाती है। तो फिर वो ये वही लेयर है जो कि हमारी जमीन जब हीट रिफ्लेक्ट बैक करती है ना, तो उसको जाने नहीं देती। तो मेरा ख्याल है ये बातें आपको ना समझ आ रही होंगी। ये सारा कुछ अब आप पढ़ सकते हैं, और ये सारी बातें मैं पहले करके आ चुका हूँ। और ना इसके बारे में हम मजीद पढ़ लेते हैं कि ग्रीन हाउस से इफेक्ट्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग से हो ये रहा है कि टेम्परेचर हमारी जमीन का इंक्रीज कर रहा है, गर्मी बढ़ रही है ज्यादा। ठीक है। जब गर्मी बढ़ रही है तो इसके असरात क्या होंगे, तो वो असरात हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। राइज इन द सी लेवल, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, सिंपल बातें बताऊंगा, आप खुद ही पढ़ लेंगे तो आपको इजी लगेंगी, आपको याद हो जाएंगी, लेकिन याद सारा कुछ करना है इसमें। अच्छा, सी लेवल का राइज होना, इस बात का मतलब ये है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं, इस तरह के जैसे ग्रीनलैंड का इलाका है जहाँ पर ग्लेशियर्स बहुत होते हैं, और आर्टिक रीजन जो है
जहाँ पर ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ बर्फ जमी होती है ना, तो गर्मी की पड़ने से क्या होगा, वो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। जब वो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी कहाँ पर आएगा, ऊपर से जमीन पर आएगा। जमीन पर आएगा तो क्या होगा, सैलाब का रिस्क बढ़ेगा। और अल्टीमेटली ये होगा कि जब वो समंदरों में पानी शामिल होगा ना, तो समुद्रों का जो सी लेवल है उसको राइज करेगा। जब सी लेवल राइज होगा तो क्या होगा, जितने भी इलाके हैं ना कोस्टल एरिया, जैसे कि पाकिस्तान में कराची का इलाका जो कि समंदर के किनारे में है, बांग्लादेश में बांग्लादेश के कुछ इलाके हैं, चिटागोंग, ढाका ये हो गए, या फिर अमेरिका में न्यूयॉर्क हो गया, या एलए हो गया, लॉस एंजलिस, और और भी आप देख लें, लंदन शहर हो गया इंग्लैंड में। तो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि जो समंदर और दरियाओं के किनारे पर बने हुए हैं, तो ये इनका जब लेवल हाई होगा ना पानी का, तो फिर इन बड़े बड़े शहरों को ना ये अपने साथ डुबा देगा। तो वहां पर जो लाइफ है ना वो खराब हो जाएगी। तो आगे बढ़ते, इंक्रीज इन रेनफॉल, बारिशें ज्यादा पड़ेंगी। ठीक है, अब लेवल डिस्टर्ब होगा, गर्मी ज्यादा होगी, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। जब इवेपोरेशन पानी की ज्यादा होगी तो फिर वो बादल बनाएगी, जब बादल बनाएगी तो फिर क्या होगा, बारिश भी ज्यादा पड़ेंगी। तो इतनी बारिशें पड़ती हैं कि सैलाब आने का खतरा होता है। तो पूरी जो एक सेटअप है ना जमीन का बारिशों का, वो भी खराब हो रहा है। आपने नोट किया होगा 2022 के अंदर कितना खतरनाक सैलाब आया था, और भी सिर्फ और सिर्फ इस एनवायरनमेंट को खराब करने की वजह से ही ये सैलाब आया है। ठीक है, और पाकिस्तान का तो इतना कोई रोल है भी नहीं एनवायरनमेंट खराब करने में। जो बड़े बड़े मुल्क है ना, जैसे कि इंडिया, चाइना और ये अमेरिका, इस तरह के जो मुल्क है ना, ये बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहे हैं, जिसकी बिना पर ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये छोटे छोटे मुल्क है ना, पाकिस्तान जैसे, और ये जितने भी ये खिता है, मलेशिया का, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जितने भी ये वाले एरिया, एशिया के जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट है ना फिर यही हो रही है। एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट होगा इसका। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट यही होगा कि अब आप देखें कि कभी बारिशें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, कभी बारिशें जो है ना बहुत कम हो जाएगी। टेम्परेचर कभी कभी नहीं, बल्कि हमेशा ही टेम्परेचर जो है ना बहुत इंक्रीज होगा, जिसकी बिना पर फसलें और जमीनें जो है ना वो सारी खराब हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो गर्मियों की वजह से पिछले चंद सालों में यही हो रहा है, पाकिस्तान में शदीद गर्मियां पड़ रही हैं, जिसकी बिना पर जो हमारी अ, अच्छी उगने वाली फसलें थी ना, तो वो भी तबाह हो रही हैं। फ्रूट्स भी नहीं उगेंगे, क्रॉप्स भी नहीं उगेंगे, तो फिर हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड है ना पाकिस्तान की, तो वो बर्बाद हो रही है। हॉट समर एंड विंटर, समर जो है ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगा और बहुत लंबा होगा। अब आपने नोट किया होगा अभी 2024-25 का जो विंटर था, सर्दियां तो पड़ी नहीं है, इतनी कम सर्दियां पड़ी हैं, ऐसा तो नहीं होता था। अगर आप अपना बचपन याद करें, 2010, 11, 12 ये टाइम याद करें, तो उस टाइम सर्दियां बहुत शदीद पड़ा करती थी, और जो है ना सर्दियां लंबी भी चलती थी। और अब आप देख लो 2024-25 में क्या हो रहा है, गर्मियां बहुत शदीद हो रही हैं और बहुत ज्यादा हो रही हैं, और जो विंटर है ना वो बहुत कम हो रहा है, और बिल्कुल तकरीबन कह लो कि ना होने के बराबर ही सर्दियां हो रही हैं। तो ये सारा कुछ जो नुकसानात है ना, ये हैं हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे हुई थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हुई थी। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जो तीन क्वेश्चंस थे ना यहाँ नजर आए थे मुझे, किधर गए ये तीन क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करते हैं। कहाँ पर है, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपेंस टू द सॉइल इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड। नहीं नहीं, ये तो कल वाला, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो हमने कल पढ़ा था। ये है, हाउ डू लिविंग थिंग्स एड एंड प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। कि किस तरह लिविंग थिंग, इंसानी जिंदगी, जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, और प्लांट्स किस तरह इसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग किस तरह ऐड कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी रीजन तो यही थी ना कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। लेकिन एक और रीजन ये भी है कि इंसान जो है ना, लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स क्या करता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेते हैं तो प्लांट्स वही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करके अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाती हैं, जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, या फिर फॉसिल फ्यूल्स कर लें। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एक पॉइंट ये कर लें, और एक पॉइंट ये कर लें जो मैंने पहले ही वहां पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विच गैस डू राइस प्लांट्स प्रोड्यूस। अभी मैं पढ़ा के आया हूँ ना आपको कि मीथेन गैस किस तरह बनती है, तो वही यहाँ पर मैंने, इसने क्वेश्चन किया वही जवाब लिख दिया हमने कि राइस प्लांट्स प्रोड्यूस मीथेन गैस व्हेन दे ग्रो इन अ वाटर लॉज्ड फील्ड। वाटर लॉज्ड फील्ड ये होती है, अभी मैंने बताया भी था आपको, कि इस तरह हम फसल लगाते हैं चावल की, और इसके अंदर उसको ना पानी से भर देते हैं, तो ये होती है वाटर लॉज्ड फील्ड। तो इसके अंदर से ना क्या होता है, मीथेन गैस निकलना शुरू हो जाती है। तो राइस के प्लांट जो है ना, ये बहुत बड़े सोर्स हैं CH4 इमिशन के। विच गैस इज गिवन आउट बाय रॉटिंग गार्बेज। गार्बेज, कचरा,
कचरा सड़ने की वजह से कौन सी गैस निकलती है? इसका जवाब भी बिल्कुल सिंपल है, मीथेन गैस। रोटिंग गार्बेज गिव्स आउट मीथेन गैस विच इज अ हार्मफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये सिंपल टू द पॉइंट आंसर है मीथेन गैस, इसका भी मीथेन गैस आंसर है। इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं कि इंसान जो है ना जब सांस बाहर निकालता है, एक्सहेल करता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और प्लांट उन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बनाते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत इजी से। तो मेरा ख्याल है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो एक काम, छोटा सा काम और कर लेते हैं कि जो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था ना, उसको हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, समराइज हम इस तरह करेंगे। यहाँ पर मैं बनाऊंगा अर्थ, ये देखो ये है हमारी प्यारी धरती, जमीन, अर्थ। ठीक है, और यहाँ पर ना एक लेयर बनी हुई है, किसकी? एक थिक लेयर बनी हुई है पोल्यूटेंट्स की, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और वाटर वेपर्स। ठीक है, ये लेयर बनी हुई है। ऊपर हमारे सन भाई हैं। सन भाई दिन के टाइम जो है ना शदीद शिद्दत के साथ ना अपनी रोशनी फेंकते हैं जमीन के ऊपर, और रात के टाइम ना जब जमीन ने फेंकनी होती है ना अपनी हीट को वापस, जो सूरज ने हीट दी थी ना जमीन को, जमीन ने इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब की, और जो रिमेनिंग हीट थी जो फालतू दी उसने जमीन ने इसको वापस फेंकने की कोशिश की। जब वो वापस ऊपर जाने लगा ना, तो जो थिक डेंस लेयर थी ना पोल्यूटेंट्स की, इसने इसको रोक लिया, और फिर हमारे पास जो हीट है ना, जो फालतू हीट है, जो ज्यादा हीट है, वो जमीन के अंदर ही ट्रैप रह गई, जिसकी वजह से हमारी जमीन जो है ना वो गर्म हो गई। और ये अब एक और सवाल मैंने इसका जवाब बताया था आपको कि ऊपर से लेकर नीचे तक तो हीट आ रही है इस को चीरते हुए, इस पोल्यूटेंट्स को चीरते हुए, लेकिन नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा पा रही? मैंने कहा था कि जो ऊपर से आ रही है ना उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है। ऊपर से जो हीट आ रही है उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है। जब उसकी शिद्दत ज्यादा होगी तो हम कहेंगे शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ। और मैंने बताया था आपको एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के इस रिलेशन के साथ। तो LENGTH, वेवलेंथ शॉर्टर है, और जब यहाँ से ऊपर जा रही होगी ना तो ये वेवलेंथ जो है ना ये लॉन्गर वेवलेंथ है। लॉन्गर वेवलेंथ क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसकी जो शिद्दत है ना, इसकी भेजी हुई हीट की शिद्दत जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, तो हम इसको कह रहे हैं लॉन्गर वेवलेंथ है। तो यही कुछ मैंने पढ़ाया था आपको, इसको मैंने समराइज भी कर दिया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। कंप्लीट पूरा लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, इसको कुछ भी नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।